बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 25 अगस्त है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो सबसे अहम खबर है कि रावलपिंडी के अंदर 6 महीने के लिए फ़ौज को तैनात किया गया। ये ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। 27 सितंबर को पूरे मुल्क से काफिले निकलेंगे, पूरे मुल्क से लोगों का रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। पंजाब की हद तक लोग पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करेंगे। KPK से जो मेन काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आपको मार्च करते हुए नजर आएंगे। अब तक की जो इतलात आ रही हैं, 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकलना है और इसकी ज़िली सतह पर, कौंसल की सतह के ऊपर और इसके साथ साथ जो सूबे की लेवल के ऊपर जो तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर हैं और बाकायदा एक मैकेनिज्म तय किया गया। लोगों का ख्याल ये था कि फ़ौज की तैनाती का मकसद पिंडी के अंदर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाए और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ताकत का इस्तेमाल भी किया जाए। तो ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन दोस्तों, एक जो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये सिर्फ लॉन्ग मार्च का मामला नहीं है, बल्कि खबर, बाज़ लोगों का ये ख्याल है और जो लोग इस खबर से जुड़े हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर इमरान खान के ट्रायल को कुछ ही दिनों के अंदर इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और मिलिट्री कोर्ट 9 मई के केसेस जहां पर बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी लोगों का ट्रायल होगा। अब देखना ये होगा कि इसमें बुशरा बीबी का मिलिट्री ट्रायल में, यानी जो लॉन्ग मार्च हुआ या फिर इससे पहले जो 9 मई जिसकी बुनियाद के ऊपर मिलिट्री ट्रायल की बात की जा रही है, उसका बुशरा बीबी के साथ क्या ताल्लुक है, इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक है और किस तरह से इस ताल्लुक को मिलिट्री कोर्ट के अंदर जोड़ा जाएगा। आपने एक बात याद रखनी है कि मिलिट्री कोर्ट में जब भी कोई समाअत होती है तो वो मुकम्मल तौर पे उसका ब्लैकआउट किया जाता है। अंदर कौन गया, ये ट्रायल कहाँ हो रहा है, इससे वकला को मालूम होता है। फैमिली के मेंबर्स, कुछ लोग वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, अगर डिपेंड करता है कि केस की हसासियत कैसी है। लेकिन इमरान खान के मामले में शायद किसी को एक्सेस भी ना दिया जाए और इमरान खान का बंद कमरों में एक और ट्रायल कर दिया जाए। तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर अगर इमरान खान का ट्रायल हुआ तो यकीनन ये एक और स्याबाब होगा पाकिस्तान की जमहूरी तारीख के अंदर। आज अगर आप इमरान खान की रिहाई की बात करें तो खुर्रम दस्तगीर, तारिक फजल चौधरी, हुकूमत के जितने भी लोग हैं, वो इमरान खान से मुतल्लिक जो इंटरनेशनल ट्वीट हो, जैसा कल जमैमा ने की, या फिर इमरान खान की रिहाई की बात इंटरनेशनल कैप्टन्स की एक टीम लेटर लिखकर करे, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये सवाल किया जाए, तो इन तमाम लोगों का एक ही जवाब होता है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हम जवाब दें। लेकिन इन लोगों को उस वक्त याद नहीं था जब नवाज शरीफ को भाई के एक बयान के ऊपर, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर जो उन्होंने तहरीर जमा करवाई, उसकी बुनियाद पर उन्हें मुल्क से जाने की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान के अंदर बार बार ये सवाल किया जाता है कि अल शिफा में क्यों आपको सिर्फ शिफा नज़र आती है, शिफा पिम्स के अंदर भी है, तो ये सिर्फ ज़िद क्यों की जा रही है। ये बात उस वक्त क्यों नहीं की गई जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और कहा गया कि अगर हमने ना भेजा तो कुछ भी हो सकता है। आप यकीन करें कि 2019 के अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन आए तो सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और जिस तरह से वो एवनफील्ड अपार्टमेंट के अंदर गए, लोगों का उनको अंदर वहाँ पे रिसीव करना और फिर अंदर भेजना, पूरे 1.5 बरस तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ख़ासतौर पे फैमिली के जो मेंबर्स थे वो आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते रहे। और वो मेडिकल रिपोर्ट्स क्या थी, इनके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जी जिनकी रिपोर्ट्स थी, और उन रिपोर्ट्स के ऊपर एक पूरा बयानिया बनाया गया। अगर इनका इलाज बरतानिया में ना हुआ तो इनको यूरोप भेज दिया जाएगा, अमेरिका शिफ्ट किया जा सकता है। हमने ये तमाम बातें हसन नवाज, हुसैन नवाज की ज़ुबान से सुनी, ख़ासतौर पे हुसैन नवाज की ज़ुबान से सुनी। मुझे दोस्तों अच्छी तरह याद है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट से हुसैन नवाज साहब जो है वो निकले और वो जा रहे थे गालबन उस स्टैनअप हाउस जो इनका दफ्तर है। तो रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी कि हाशमी साहब आप चीज़ों को समझते भी हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनके कुछ टेस्ट हुए, किडनीज़ के टेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ उनके जो दिमाग के अंदर एक जो वेन है, एक मेन जो आर्टरी, नॉट वेन, मेन आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि क्या इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान क्या, बरतानिया के अंदर भी इसका इलाज नहीं है और शायद हमें उन्हें यूरोप भेजना पड़े
और फिर हम अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं। लेकिन आज तो दोस्तों ये इलाज नहीं हुआ, अगर हुआ है तो पाकिस्तान के मीडिया को या हमें तो नहीं खैर बताया गया, ना इसकी कोई पब्लिकली तशहीर की गई। तो नवाज शरीफ का इलाज सिर्फ लंदन में मुमकिन था और लंदन में उनको भेज दिया गया। इमरान खान को सिर्फ ये कहा जा रहा है उनके मुतल्लिक कि अल-शिफा और ज़ाती मौलजीन का एक्सेस दे दिया जाए, लेकिन ये सहूलत सिर्फ नवाज शरीफ को थी। तो वो लोग जो कहते हैं कि अल-शिफा में ही सिर्फ शफा है, ये उनके लिए जवाब। दोस्तों मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ। ये सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ की रविश नहीं रही। आसिफ अली जरदारी साहब सारी उम्र बीमार रहे और इनके जो अस्पताल थे वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। और असल तो याशी ये करते थे, यानी जब भी आपके हालात ख़राब हों और पाकिस्तान में आपके खिलाफ केसेस का घेरा तंग किया जाए, तो बेहतरीन मौका ये होता है कि आप बच्चों को लॉन्च करें और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो अवाम के सामने यानी मजलूम बनकर पेश किया जाए। आशा भुट्टो अभी मेरा ख्याल है कि उन दिनों की बात है जब इन्होंने सियासत के अंदर उस तरह से कदम नहीं रखा था, लेकिन टू गेन द सिंपैथी वोट या फिर सिंपैथीज गैदर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो पेश की। और ये उस वक्त का वाक़या है जब वो नैब जरदारी साहब जो है नैब की हिरासत में थे और बताया गया कि उनकी दिल की 3 शरीयानें बंद हैं, उनकी जान को शदीद ख़तरा है और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा कर दुआइयाँ दी जा रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जरदारी साहब आपको बहुत ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। ये सुने वो गुफ्तगू जो आसफा भुट्टो की है। First medical report by NAB in which it clearly states that 3 of his arteries are blocked. It states here in his medical report made by NAB in NAB custody by NAB doctors that 3 of his arteries are blocked. It's very severe. Ma'am, here is Rahul from RTV. Ex-President Mrs. Zardari is a very critical condition. And now, what is the next step of Pakistan People's Party? The Pakistan People's Party demands the chairman, co-chairman Asif Ali Zardari be brought back to hospital. His condition is very severe, and if anything Khala na Khasta happens in jail while he should be in hospital, we will hold the selected government accountable and responsible for anything that happens. यानी ये बच्चे जो थे ये आसमान से उतरे थे, लेकिन आज इमरान खान के बच्चों की बात तक नहीं करवाई जा रही। इनको तो सियासत करने का पूरा मौका मिला। आज कोई पूछे आसफा से और बाकी ख़ानदान के लोगों से, उस वक्त तो तुम मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा कर दुआइयाँ दिया करते थे, लेकिन आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर तमाम लोग क्यों खामोश हैं? हाउस ऑफ शरीफ जरदारी ख़ानदान ने जो कुछ किया और फिर नवाज शरीफ जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर गए, उस वक्त तो ये आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन आज इमरान खान को एक्सेस नहीं दिया जाता बेटों से बात करने का। इलाज तो बहुत दूर की बात है और सिर्फ शिफा अल-शिफा में है, ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने कभी भी इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवानी और ये एक सियासत की जाएगी। और देखिए मिलिट्री कोर्ट की जहाँ तक बात है, ये ट्रायल कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। जहाँ तक ढील की बात है, ये कुछ नहीं होना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वक्त ज़ाया कर रही है, इमरान खान का वक्त ज़ाया कर रही है। 3 साल जेल में आप गुजारें। वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, कैंसर सर्वाइवर, शी 78 नाउ, 75 साल की उम्र में वो जेल में गई, आज 78 बरस की हो गई। तो आज आप हालात देख लें कि वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये हुकूमत कितनी जालिम है ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। इन्होंने हमेशा सेहत कार्ड को इस्तेमाल किया, यानी जो हेल्थ कार्ड है, यानी ये वाला इमरान खान वाला नहीं, ये वाला जो हेल्थ कार्ड है ये इस्तेमाल करते रहे, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। जो सबसे तकलीफ दे बात थी ये भी सुन लें कि जुमेरात को इमरान खान को अडयाला जेल से अल-शिफा अस्पताल लाया जाना था, लेकिन उन्हें पेम्स पहुँचा दिया गया। रात 12 बजे से सुबह फजर तक उन्हें पेम्स में रखा गया और फिर वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। ये अजब तिब्बी मुआयना था जिसके लिए तहज्जुद का वक्त चुना गया। और दोस्तों एक हुकूमती वजीर के मुताबिक सवाल ये है कि फिर खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल को किसने शिफा में बिठाया? पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे लिए परेशानियां पैदा की और अब इस फैसले पर अमल दरामद ना होने से मज़ीद परेशानियां पैदा हो रही हैं। परेशानियां तो हैं, और इमरान खान को जिन हालात में आपने जेल में रखा हुआ है, जो हालात आपने क्रिएट किए, वो पूरी दुनिया इसे ऑब्जर्व करिए। मैं आपको इस पर एक एडिशन ये भी कर दूँ कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो सेहत का मामला है ना, इसके ऊपर सियासत तो हो रही है, बिल्कुल पूरे ज़ोर शोर से हो रही है, लेकिन आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंगल है, मुलाकात का दिन है, बहनें जाएंगी, बाकी लोग भी जाएंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए।
तो पहली चीज़, 18 अगस्त को इमरान खान शिफा मुंतकली केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म के ऑर्डर्स दिए। पहला, इमरान खान को शिफा मुंतकिल करें, ज़ाती मौलिज और डॉक्टर उज़मा को साथ रखें। अब इस ऑर्डर पर कुछ हुआ और इसका मामला तो अदालत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दूसरा, फैमिली के साथ हफ्तावार मुलाकात कराई जाए। मंगल से देखना होगा, यानी आज से, कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैमिली मुलाकात करवाती है या नहीं। अगर ये मुलाकात ना कराई गई तो सुप्रिटेंडेंट जेल, IG जेल खानाजात और पंजाब हुकूमती वजीर पर भी तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है। इमरान खान के बेटों के साथ हफ्ते में 2 रोज़ तक टेलीफोन बात कराई जाए, और क्या ये बात गुज़श्ता 1 हफ्ते में 2 दफ़ा कराई गई या नहीं, ये भी एक फैमिली की इमरान खान से आज की मुलाकात से पता चल जाएगा। देखें, अगर हुकूमत ये कहती है ना कि जत्था था जी, हम लेकर नहीं गए, तो टेलीफोन पर बात क्यों नहीं करवाई गई? वो कौन सा जत्था था जो मुलाकात टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जा रही? तो हुकूमत ने अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट, IG जेल खानाजात और बाकी जो वजीर हैं, यानी इनके ऊपर भी तौहीन अदालत जो है लग सकती है। और अगर हालात ख़राब हुए तो यकीनन ये भी मुमकिन है कि किसी को जो कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और फिर मुकम्मल खामोशी हो जाएगी। और लेट्स सी कि कुछ घंटों में इसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि आज मुलाकात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आज मुलाकात का दिन इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान, बाकी बहनें जाएंगी, और मेरे लिए अलीमा खान की जो आज पब्लिक अपीयरेंस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात के हवाले से, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की जब से ये बहनें नूरी नियाजी मिलकर आई, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शी वाज़न्ट प्रेजेंट देयर। लेट्स सी कि अब होता क्या है, और इसका नतीजा भी कुछ ही घंटों में निकल आएगा। और अलीमा खान पहुंचेंगी, बाकी बहनें पहुंचेंगी, डॉक्टर्स पहुंचेंगे, वकला पहुंचेंगे, तहरीक इंसाफ का वर्कर पहुंचेगा। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। लेकिन दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तौहीन अदालत के तनाज़ुर में और इमरान खान से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम दिन है। और तहरीक इंसाफ को अब ये सोचना है कि 27 सितंबर की कॉल क्या दूर है, और क्या इस दौरान कोई हिकमत अमली होगी। और दोस्तों, जो मुलाकात की जो लिस्ट है, इसमें सलमान राजा, खालिद यूसुफ, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोता और फतेहुल्लाह बरकी के नाम फहरिस्त में शामिल किए गए। लेट्स सी कि आज ये फैमिली की मुलाकात होती है, इसमें बुशरा बीबी की मुलाकात भी शामिल है। अच्छा, इमरान खान को कहाँ ले जाया गया? फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू, वो ये कहते हैं कि पता नहीं पिम्स था जहाँ पर इमरान खान को लाया गया। इस अस्पताल में ना बत्ती थी, ना मशीन काम कर रही थी। डॉक्टर्स ने मोबाइल की टॉर्च में देखा, ये पता नहीं इस अस्पताल था या कोई और जगह थी। अडयाला का कोई हिस्सा तो नहीं था। टॉर्च के साथ कौन सा अस्पताल होता है? पिम्स में तो हज़ारों लोग होते हैं। ये हुकूमत ने बड़ी मशकूक किस्म की सरगर्मी की। 10 पिटीशंस और आ रही हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा गया, वैसे हमें भी भेजें। और जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनकी तरफ से ये आ रही है। मुझे भी किसी ने कहा कि नवाज शरीफ वाला ट्रीटमेंट मिल सकता है। मैंने कहा मिल सकता है, अब लंदन जाएं, 4 हफ्ते का स्टैम्प दें, स्टैम्प पेपर दें, और 5 साल बाद आएँ। ये हमारे मुल्क की नज़ीर है। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इमरान खान से मुतल्लिक आपको ये नज़ीर और एग्जाम्पल्स देते हुए नजर आते हैं कि अलशिफा और भेजा जाए, बाहर इलाज करवाया जाए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि नवाज शरीफ को किस बुनियाद के ऊपर कोटलखपत से निकाल कर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, उनका इलाज करवाया गया। तो उस वक्त कौन सी नज़ीर थी और आज कौन सी नज़ीर जो है वो कायम की जा रही है। यानी आपने एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात भी की। खुर्रम दस्तगीर ये कहते हैं कि इस हफ्ते हुकूमत अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनाएगी। यार, उस हुक्म में ये भी लिखा हुआ है कि बेटों से आप टेलीफोन के ऊपर बात करवाएं। अब ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाएंगे जी कि हमने फ़ोन किया, इतने बजे फ़ोन किया, लेकिन जो नंबर दस्तयाब था उसके ऊपर रब्ता नहीं हो सका। बार बार किया गया, लेकिन बार बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आपको याद होगा, इससे पहले एक साहब थे, शायद बैरिस्टर अकील, आप मुझे मेरी तस्दीक कर सकते हैं इफ़ आई एम रॉन्ग, तो उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान के बेटे इमरान खान से बात नहीं करना चाहते। आप इमेजिन करें कि ये किस हद तक गिर सकते हैं कि इमरान खान के बेटे इमरान खान से किसी सूरत में बात नहीं करना चाहते। उन्होंने इमरान खान को अबंडन कर दिया। तो ये एक बयानिया बनाया गया कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि उनकी बात हो, मुलाकात हो, लेकिन उनके बच्चे उनसे बात नहीं करना चाहते। लेट्स सी कि मेडिकल बोर्ड बनाकर क्या आप इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या तीर मारेंगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म रब्ता करें, कोई भी रब्ता करे, हम कहेंगे कि पाकिस्तान का कानून, अच्छा वो पाकिस्तान के कानून का ना मजाक उड़ाते हैं मेरे भाई। बाहर की दुनिया को मालूम है कि यहाँ पे किसका कानून चलता है। उन्हें ये भी मालूम है कि एक बंदे को मुल्क से बाहर बगैर किसी कानून के भेज दिया जाता है और दूसरे को हर कानून का सहारा लेकर
मुल्क के अंदर रोका जाता है कि हमने ऐसी नज़ीर जो है वो सेट नहीं होने देनी, तो वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के वो जानते हैं कि आपके हालात क्या हैं। खुर्रम दस्तगीर उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने पहली मरतबा इंटरव्यू तलत हुसैन को दिया और कहा कि अगर हम इमरान खान को ना गिराते, ना निकालते, तो वो 10 साल का प्लान बनाकर बैठा हुआ था। इस हुकूमत को जी ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं, 6 साल और रह गए, तो 10 साल तो आपके भी प्लान में हैं, बल्कि इससे आगे का आपने प्लान बनाया हुआ है कि पहले एक कुर्सी पर बैठेगा, फिर दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा और हम पाकिस्तान के अंदर इसी तरह हुकूमत करेंगे। लेकिन दस्तगीर साहब, आपके साथ अफसोस भी करना है और पाकिस्तान में जो दोस्त हमें सुन रहे हैं दुनिया भर में, वो भी आपके साथ अफसोस करें, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर को वो मकाम इस जमात के अंदर नहीं मिल सका जिसके लिए वो तगदो कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, और जिस तरह जवेद लतीफ़ के साथ जो कुछ हुआ वो खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ भी तकरीबन वैसा ही हाथ जो है वो किया गया है। दोस्तों, आपको मैं खबर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर अब एक जॉइंट इत्तेहाद बनाया जा रहा है, और ये पार्लियामेंट के अंदर यानी मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, जिसमें तमाम धड़े इकट्ठे हुए अपोजिशन के, और उन्होंने एक आइंदा का लाएमल जो है वो तय किया। अचकजई, फजल रहमान, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहरियार रफीदी, गफूर हैदरी, अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा इस इजलास के अंदर शरीक। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। महमूद अचकजई साहब की गुफ्तगू, एंड देन विल मूव टू फजल रहमान, और फिर मैं आपको अपना इसके ऊपर जो एनालिसिस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये चल क्या रहा है और इसकी कितनी अफादियत है और ये इत्तेहाद कैसे काम करेगा। अचकजई साहब भी कहते हैं कि आज इंतहाई खुशी और मुबारकबाद का दिन है इस घुटन के माहौल में, और इस पूरी हुकूमत के अंदर जिस हुक्मरानी को कायम किया गया, इस असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतहद होकर आइन की बहाली, पार्लियामेंट को दोबारा ताकत का सरचश्मा बनाने, आज़ाद अदलिया, आज़ाद प्रेस और एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए चंद अहम निकात पर इतफाक़ किया। बस ये खुशी और मुबारकबाद का दिन है। खुदा करे कि इत्तेहाद पाकिस्तान की खोई अज़मत को वापस लेकर आए। और भी उन्होंने बातें की, ये है, ऐसे है, वैसे है, पूरा मुल्क बदअमनी, कत्ल व गारत में। खैर, जो अचकजई का जो स्टाइल है, चादर लपेट के उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी पर्दा डाल दिया। लेकिन सवाल इनसे ये होना चाहिए था कि जिस लीडर ने तुम्हें अपोजिशन लीडर बनाया, जो हकीकी लीडर था, तुमने उसकी रिहाई के लिए क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। आज फजल रहमान इनके कैंप में मौजूद हैं इसलिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं, और वो इस लश्कर में इसलिए शामिल हुए ताकि यहाँ की खबर भी वहाँ जाए और एक इत्तेहाद ऐसा बनाया जाए, जब फैसला साजी की बारी आए तो अपने इन्फ्लुएंस के साथ और अपनी गुफ्तगू के साथ और अपने धड़े के लेकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सके। तो अचकजई अकेले बैठे हुए थक चुके थे साजिशें करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के ऊपर सियासत करते हुए, तो उन्होंने अपने इस कबीले में एक और शख्स को शामिल कर लिया। दोस्तों, फजल रहमान के ऊपर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें ज़रूर दिखाते हैं और जितनी सख्त बातें करते हैं, हैरानगी की बात है कि इनके ऊपर आज तक पीका क्यों नहीं लगाया गया और क्यों इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर बैठने वाली जमातों ने जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला किया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है। ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं, सूबों की तकसीम से बद एतमादी बढ़ेगी। 18वीं तरमीम मुक्तदरा के हल्क का कांटा है। मौजूदा सूरत हाल में हम सब का इत्तफाक है, रियासती सतह पर पाकिस्तान मजीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी कैदियों की रिहाई और फिर पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए। देखिए, मेरा ना एक ही इख्तलाफ है फजल रहमान से। आप करें सियासत, ये आपका हक है मेरे भाई। आप लोग मजहबी तौर पे भी फॉलो करते हैं, सियासी तौर पे भी फॉलो करते हैं, ये भी आपका हक है। और हमारी तो खैर जंग ये है कि तमाम लोगों को बोलने दिया जाए। हर बंदा अपने हकूक़ के लिए लड़ सकता है, हर बंदा अपने हकूक़ के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर आपने जब भी तहरीक इंसाफ के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, आपने कितनी मरतबा इमरान खान की रिहाई की बात की। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असीरान का जिक्र आया, लेकिन इमरान खान की रिहाई का जिक्र नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आंखें क्यों नहीं खोलते? अचकजई ने कितनी मरतबा इमरान खान की रिहाई का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब सरहद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, करें, बिल्कुल करें, लेकिन आपको इमरान खान का भी जिक्र करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर से जब ये सवाल हुआ ना कि क्या ये इत्तेहाद पार्लिमान के बाहर भी होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पार्लिमान के अंदर है। भाई, पार्लिमान के अंदर इत्तेहाद यानी बंद कमरे में एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर इत्तेहाद करना जहां पर आपकी कोई सुनता नहीं, जहां पर करारदादें पास हो, नंबर पूरे ना भी हो, तब भी बिल जो है पास कर लिए जाते हैं, कानून साजी कर ली जाती है। उस पार्लिमान में बैठकर आप किस चीज का दिफा करेंगे?
26वीं तरमीम 27वीं तरमीम का दिफा आप लोग नहीं कर सके। आपने जाकर वोट डाला इन तरमीम के अंदर और कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, लेकिन आप पार्लियामान में सब कुछ करेंगे लेकिन मैदान में कुछ नहीं करेंगे। ऐवानों में कर लो जो कुछ करना है, जब तक तुम मैदानों का रुख नहीं करोगे पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो अजगज़ई साहब, बाकी लोग, मिस्टर गौर साहब भी कहते हैं कि हमने बहुत पहले से फजल रहमान साहब, क्योंकि ये खान साहब का विजन था। देखिए इमरान खान का विजन क्या है, आप इमरान खान को जाकर बताएं कि पाकिस्तान में एक और जमात यानी फजल रहमान साहब जो है वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या होगा। तो खान साहब ने क्या कहना है, खान साहब ने कहना है कि ठीक है यार, अगर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं और इस आईनी तरमीम के खिलाफ वो खड़े हुए तो हमने वेलकम करेंगे। लेकिन असल मुद्दा ये था कि हालात जेल के अंदर इमरान खान को पूरे बताए नहीं गए। असद कैसर वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने फजल रहमान के लिए एक रास्ता इस पूरे मंजरनामे में बनाया। आज वो खड़े भी थे, वहां पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप ये समझते हैं कि ये ओपोजिशन, ये सब लोग इकट्ठे होकर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर सकेंगे, ये काफिला जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की क़यादत के अंदर नहीं निकलता, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। और उस वक्त निकलेगा जब देर बहुत हो चुकी होगी। इसको निकलना है, फौरी निकलना है, प्रेशर डालना है। अब तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर ऑप्शन को अपने हाथों से गंवा दिया। और हमेशा ये काम इसी तरह का करते हैं, जब भी इनके पास एक मौका होता है उस मौके को ज़ाया कर दिया जाता है। और दोस्तों, इस वक्त दोबारा से एक मौका जो इनको मिला, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है इसे ज़ाया कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते रहेंगे। और भाई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज तुम्हें रोज़ करनी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना ये अपनी उसी चादर के ऊपर ना तमगे लटका रहे हैं कि देखिए हमने आज खुशी का दिन। और भाई कोई खुशी का दिन नहीं है। कौम का लीडर, कौम का हकीकी लीडर, कौम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को रोज़ाना कुर्बान कर रहा है, लेकिन तुम्हारी चादर जो है उसमें सिलवट ना पड़े, तुम्हारी चादर सलामत रहे, जिसको तुम लपेटते हो, अपने करतूतों को लपेट देते हो इसी चादर के अंदर। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक करने के बाद समझते हो कि तुम्हारी तहरीक जो है वो कामयाब होगी। देखिए, इन्होंने अभी तक कोई ज्वाइंट एक्शन प्लान नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये बैरिस्टर गौहर, क्यों मैं इसे कहता हूँ रॉन्ग नंबर है, कहता ना कि आप इमरान खान की रिहाई की बात करें, आप निकले हमारे साथ। अब वो कह रहे हैं जी कि फजल रहमान साहब आएंगे तो हमने वेलकम करेंगे। भाई ये तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की है, इसके अलावा किसी की ये तहरीक नहीं है। ये इमरान खान की तहरीक है, इसके अलावा कोई इस तहरीक के अंदर इस तहरीक को नहीं चला सकता। तो खुदा का खौफ खाएं और इमरान खान की रिहाई के लिए आपको एक हिकमत अमली जो है उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको ना एक बात ये बता दूं कि अजगज़ई एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी जिन्होंने जो बातें कही हैं वो तो एक तरफ, लेकिन एक और मामला जो 27 सितंबर के हवाले से है, इस पर अली बिन गंडापुर से सवाल हुआ कि आप क्या अली सुहेल का साथ देंगे, क्योंकि 27 सितंबर की तारीख का ऐलान हो गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि 27 सितंबर के एतराज़ की कॉल पहले ही लेट है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते और ना ही इमरान खान हमें इससे पीछे हटने देंगे। प्रेशर होगा तो आपकी बात मानी जाएगी। कोई अगर ये समझता है कि वो बगैर प्रेशर के अपनी बात मनवा सकता है तो ये नामुमकिन है। सूबाई हुकूमत बड़ी ताकत होती है, ठीक है, वो चीज़ नहीं, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं कि आप अपने लीडर से मुलाकात ना कर सकें। मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा बन गया था। जिस तरह मैंने उनके निज़ाम को चैलेंज किया, वो कोई मामूली बात नहीं थी। उनके मुताबिक पार्टी के बाज़ लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। भाई बात ये है कि ये जो आप चैलेंज बन गए थे, ऐसा नहीं है। अगर चैलेंज बने होते तो इस वक्त आप कुर्सी पर होते और इमरान खान ने आपको इस वजह से हटाया कि क्योंकि आप वो तमाम काम नहीं कर सके, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सके जिसकी जिम्मेदारी इमरान खान ने आपको दी थी। आप ये कहेंगे कि मुझे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया था। चलें, खैर, इस्टेब्लिशमेंट इसका बेहतरीन जवाब दे सकती है, क्योंकि आजकल वो जवाब भी दे रहे हैं। और जिस तरह से आप 26 नवंबर को और उससे पहले भाग गए और पहुंचे नहीं, ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हक में तमाम चीज़ें थी। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप कैसे चैलेंज बन गए? आपसे ज़्यादा सख्त तकरीरें आजकल सुहेल अफरीदी कर रहा है। तो लेट्स सी के फ़र्क आप दोनों में सिर्फ ये है कि उसने तहरीक नहीं चलाई, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की, वो इस्लामाबाद की तरफ एक दफ़ा भी नहीं आया। आप 3 दफ़ा आए, लेकिन आप नताइज जो है वो हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करूं कि नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर रिपोर्ट हो रही है सूबों के तराजु में कि उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को नए सूबों के हवाले से बयानबाजी करने से रोक दिया। नून लीग इस हवाले से कोई बात नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने कहा कि सूबों के हक में या इसके खिलाफ कोई बात ना की जाए। इससे पहले जब मोहसिन नकवी का बयान चला तो नवाज शरीफ के हवाले से खबर थी कि उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को मोहसिन नकवी के खिलाफ बात करने से मना किया। और स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि वो ये है कि पार्टी अब नए सूबों के हवाले से कोई बात ना करे। देखिए, जो सबसे इसमें दिलचस्प फैक्टर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
पीपल्स पार्टी, नून लीग, महमूद अचकजई, तहरीक इंसाफ नए सूबे ना बनाने पर एक पेज पे है। देखिए, मैं नए सूबे बनाने के बिल्कुल हक में हूँ। इससे पाकिस्तान के अंदर इन खानदानों का जोर टूटेगा। इमरान खान की हुकूमत आए या ना आए, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म आप बनने दें या ना बनने दें, ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। और अगर नए सूबे बनेंगे तो सिर्फ एक स्पिरिट उसके पीछे एक ही होनी चाहिए कि मुल्क की तरक्की। अगर लोगों की तरक्की मकसूद है तो फिर आप निज़ाम कोई भी ले आएँ, वो निज़ाम कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक टूल बन जाता है। सिस्टम के ऊपर कब्जा करने का जो मंतक है, खान साहब का विजन ये था कि नए सूबे बनाकर एक तो हम इलेक्टेबल से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम आएगा। डायरेक्ट लोग अपने वोट की ताकत से अपने लीडर को मुंतखब करेंगे और लीडर ही मुल्क को चलाएगा। ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला। ऐसा नहीं होगा कि आप वोट किसी और को डालें और वो असम्बली के फ्लोर पर पहुंचकर अपना वोट किसी और की झोली में डाल दे। तो ये एक डायरेक्ट एक इलेक्शन का जो मामला था, इसमें ऑब्वियसली खान साहब का एक विजन है एंड आई कंप्लीटली इंडोर्स दैट। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि सरहद यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, अब बताया जाता है जनाब के प्रोफेसर जदून असफंजाल की अहलिया की मुद्दत में प्रोफेसर जदून समेत 25 से ज़ायद तलबा और तालिबात पर मुकदमा उनके दर्ज कर लिया गया। अभी जदून साहब जो है उनको शायद फारिग कर दिया गया था। ही वाज HOD एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ। अहलिया ने शायद अपने हस्बैंड को वहाँ पे बुला लिया, तलब कलामी होती है, कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया और जिस अंदाज में वर्दी को पकड़ा गया, उसके बाद ये सारा मामला जो है ख़राब हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और आप पुलिस वाले की वर्दी को पकड़े तो उसके ऊपर पर्चा हो जाता है। ये तो खैर एक फ़ौजी की वर्दी थी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला भी कुछ घंटों में हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे वाक़े के बाद पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इसके ऊपर ऑब्वियसली तनकीद भी की और एक रिएक्शन भी आया। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सरहद यूनिवर्सिटी वाक़े की जिम्मेदारी इमरान खान पर उन्हें डाल दी है जी। नौजवानों ने वर्दी की इज़्ज़त नहीं की। हमारे ज़माने में हम वर्दी की बेपनाह इज़्ज़त करते थे। इमरान खान को दाद देनी चाहिए। इस मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। अब किसी वर्दी वाले की इज़्ज़त नहीं की जाती। इन तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए क्योंकि ये पाकिस्तान को तोड़ने के बराबर है। जावेद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। आइन तोड़ने वालों के लिए भी मेरे भाई कुछ बोल दिया करो कि आइन तोड़ने वाले कहाँ स्टैंड करते हैं। अलीमा खान के जी ऑफिशियल अनऑफिशियल फ़ैन इंफॉर्मेशन अकाउंट से जी खबर इस पर कमेंट किया गया। सरहद यूनिवर्सिटी वाक़े पर इंसाफ के तमाम तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ाई गई। जहाँ कर्नल असफंजाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहाँ उल्टा कर्नल की अहलिया की मुद्दत में नामवर प्रोफेसर जदून और 25 से ज़ायद मासूम तलबा और तालिबात पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलबा को लायमल बताते हुए ये लॉलीपॉप देती रही कि फ़ौज का कानून सख्त है और कर्नल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। इंसाफ फराहम करने के बजाय इन्हीं तलबा के रोशन मुस्तकबिल को दाव पर लगाया जा रहा है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ये सरासर नाइंसाफ़ी, रियासी जबर और जुल्म की इंतहा है कि क्या इस मुल्क में बाअसर अफराद का कानून अलग और आम शहरियों का अलग कानून है। कानून जी इनका अपना है, जब उसे चाहें वो तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जब सरहद यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ तो फ़ौजी अफसर की फायरिंग, ये सवाल हुआ जी वहाँ पे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और फिर वज़ीर दिफ़ा के जो स्टाफ का एक बंदा था उसने मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिया सहाफ़ी से। तो यहाँ पर तो जवाब नहीं दिया जाता, आप इंसाफ लेने की बात कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें। आपसे दोपहर को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।